तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो को हम लेकर आ गए हैं जो है बीपीएससी 133 का। ठीक है, और ये जो हमारा कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो इसके बारे में हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में आना ही आना है और 20 अंकों का प्रश्न है। तो हमें 20 अंक कैसे प्राप्त करना है, हमें इस प्रश्न को कैसे समझना है, और इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो इसी को आज हम इसको ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस पर ध्यान से सुन लेंगे और इसको पूरा वॉच करते हैं, पूरा देखते हैं, चलिए वॉच मत करिए, लेकिन अगर आप हेडफोन लगाकर आराम से सुन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको वॉच करके अगर सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि हेडिंग वाइज हमने करके लिखा है और सरल शब्दों में लिखा हुआ है ताकि आप आराम से समझ जाओ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके और आप कुछ नया सीख सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा 20 नंबर का। और वो प्रश्न क्या हम देखते हैं कि तुलनात्मक सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है। यानी कि आपको क्या कहा जा रहा है कि एक तुलनात्मक सरकार है और एक तुलनात्मक राजनीति है। अब तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में आखिरकार क्या अंतर है और कैसे एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे जानना है। हम आगे बढ़ते हैं, तो बिना स्किप करे आपको देखना और सुनना है। ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, यहीं पे आपको 20 नंबर का हैंडल हो जाएगा, यानी आप 20 नंबर यहीं से ले लोगे। अब आगे देखते हैं, आंसर पे देखो। तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति क्या है कि तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं। यानी कि ये क्या है कि राजनीति जो विज्ञान है ना, उस राजनीति विज्ञान का जो मूल आधार है ना, वो एक तुलनात्मक सरकार है, एक तुलनात्मक राजनीति है। कहीं ना कहीं क्या कि राजनीति तुलनात्मक, अगर राजनीति में अगर तुलना ना की जाए, कहीं के देशों से कुछ और ना देखा जाए कि वहाँ की संसदता कैसी चल रही है और हमारे भारत की संसदता में क्या है, या हमारी भारत की सरकार क्या है, यहाँ का शासन व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो उन्हीं शासन व्यवस्थाओं को हम ध्यान में रखकर क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे देश की। यानी कि यहाँ पे तुलना क्या है कि जब हम एक देश से दूसरे देश की तुलना करते हैं या उस पर अध्ययन करते हैं तो वही हमारा तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसी तरीके से क्या है कि तुलनात्मक राजनीति के दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो तुलनात्मक शासन है और तुलनात्मक राजनीति है। अब तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति एक दूसरे से भिन्न है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो आपकी तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक जो सरकार है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। यानी इन दोनों के क्या अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग तरह से इसको समझा जाता है। ठीक है, अब वही हमें जानना है। तो आप लोग आ जाइए यहाँ पे तुलनात्मक सरकार पे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तुलनात्मक सरकार पे आ जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो इसमें हमारा अभिप्राय भिन्न भिन्न देशों के विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक अंगों की तुलनात्मक अध्ययन से। अब क्या है कि जब हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि जो भिन्न भिन्न देश हैं, यानी कि जो अलग अलग देश हैं, जैसे कि हमारा भारत एक देश है। अब हमने भारत को छोड़कर कहीं नेपाल को पकड़ लिया, अमेरिका को पकड़ लिया, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया, जापान को पकड़ लिया, चीन को पकड़ लिया। अब इन देशों को हम भारत को छोड़ करके, हम एक भारतवासी, तो हमने भारत को छोड़कर क्या करा कि जब हम अन्य देशों का अध्ययन करते हैं तो उन अन्य देशों में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे मान लीजिए कि चीन है या फिर अमेरिका ही है, तो अमेरिका में क्या है कि अमेरिका की विधान पालिका कार्य क्या है। ठीक है, न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं। किसी भी देश की जब हम अपने देश को छोड़ के जब हम दूसरे अन्य देशों के जब हम इस पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे हम अध्ययन में क्या देखते हैं कि वहाँ के विधान पालिका, वहाँ के कार्यपालिका, वहाँ के न्यायपालिका और वहाँ का प्रशासनिक जो अंग है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा होता है और हमारे देश में किस प्रकार से कार्य कर रहे। तो यही हम अपने देश से कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से अपने क्या करते हैं, जो हमारा ये जो राजनीतिक जो सरकार है यानी तुलनात्मक जो सरकार है, उस तुलनात्मक सरकार के हम कंपैरिजन करते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं तुलना करते हैं कि एक दूसरे से कैसे भिन्न है, यानी एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से कैसे भिन्न है, वही हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं और वही हम अध्ययन करके हम पहचान कर रहे हैं। अब इसमें गैर सरकारी और क्या है कि औपचारिक संस्थाओं को क्या है कि गैर सरकारी और अनौपचारिक संस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो तुलनात्मक जो सरकार होती है, तुलनात्मक सरकार में क्या है कि गैर सरकारी संस्था जो होती है और जो अनौपचारिक जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं
इसमें शामिल नहीं करते। तुलनात्मक सरकार में हम क्या करते हैं, गैर सरकारी संस्था और अनौपचारिक जो संस्थाएं होते हैं उनको तुलनात्मक सरकारी में जो तुलनात्मक सरकार काम करती है उसमें हम शामिल नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मल, यानी कि हम क्या औपचारिकता को हम शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं, औपचारिकता को, जो तुलनात्मक सरकार में होता है। अब तुलनात्मक सरकार में औपचारिकता में यहाँ पे क्या दिया जा रहा है आपको, जो एक लिखित दस्तावेजी में होता है। और तुलनात्मक सरकार में क्या है कि तुलनात्मक सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो एक सीमित होते हैं, और जो दस्तावेज यानी कि जो एक संविधान में लिख दिया गया है, जो भी संशोधन कर दिया गया है, उसी के ऊपर ही तुलनात्मक सरकार में अध्ययन किया जाता है और उसी के ऊपर कार्य किया जाता है। तो तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत क्या आता है, विधान पालिका आ जाती है आपकी, कार्यपालिका आ जाती है, न्यायपालिका आ जाती है और प्रशासनिक अंग आ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उनके कार्य भी ये नहीं है कि वो अपने ढंग से करते हैं। यहाँ पे उनका जो कार्य होता है विधान पालिका का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका जो है और जो प्रशासनिक अंग जो है, इनके जो ढंग है वो क्या, एक लिखित दस्तावेज में जिस तरीके से संविधान में संशोधन करके बताया गया है वो उसी ही प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्या देखने को मिला कि ये तुलनात्मक सरकार के कार्य थे और इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें कोई भी गैर सरकारी या फिर क्या है कि जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं उसको इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता और उसके ऊपर कोई भी अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य को लेकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तुलनात्मक सरकार का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप एक उदाहरण देखिए कि इसको कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को उदाहरण दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं तुलनात्मक सरकार के बारे में। ठीक है, एक उदाहरण के रूप में। अब साधारण शब्दों में कहा जाए तो तुलनात्मक सरकार में राज्य और राजनीतिक संस्थाओं, कानूनी शक्तियों, कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम सरल शब्दों में अगर जान ले कि भाई तुलनात्मक सरकार होती क्या है और तुलनात्मक सरकार किस चीज़ का अध्ययन कर रही है, किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो तुलनात्मक सरकार में यहाँ पे क्या है कि वो राज्य और राजनीतिक संस्थाओं की कानूनी शक्तियों को क्या कर रही है और कार्यों का क्या कर रही है, तुलनात्मक अध्ययन कर रही है। यानी कि वो किसी राज्य की और राजनीतिक संस्थाओं की, यानी कि जो राजनीतिक संस्था होते हैं और जो राज्य होते हैं, उन राज्यों में क्या उनकी कानूनी शक्तियाँ क्या है और उनके कार्य क्या हैं, उन कार्यों को क्या, जब हम किसी और राज्य, किसी और संस्था के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी और देश जो है हमारा, उस देश के राज्य से, क्षेत्र से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट यही है। यानी कि हमने क्या देखा कि भाई अमेरिका जो है, अमेरिका की जो राज्य शक्तियां हैं, यानी कि वहाँ पे कैसी शक्तियों का पालन किया जा रहा है, वहाँ पे कैसे कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो उन्हीं कार्रवाइयों को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ का अध्ययन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने भारत देश की अध्ययन कर रहे हैं और दोनों में हम क्या कर रहे हैं कि तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि जो तुलनात्मक सरकार होती है वो क्या करती है, कानूनी शक्तियों को और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करती है, यह किया जाता है इसमें। ठीक है, और औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की क्या है कि जो औपचारिक जो संस्थाएं हैं उनकी शक्तियों का, कार्यों का गुण व दोष अध्ययन की परंपरागत रूप में तुलनात्मक सरकार का अध्ययन कहा जाता है। अब इसका क्या अध्ययन कहा जाता है कि भाई तुलनात्मक सरकार क्या करती है कि कानूनी शक्तियों का, ठीक है, कि कानूनी शक्तियाँ क्या हैं, उसके कार्य क्या है, उसके गुण क्या है या उसमें दोष क्या है, उन्हीं सारी चीज़ों को परंपरागत ढंग से उसका अध्ययन करती है। और ये क्या है, एक ये पुराना नियम चलता आ रहा है किसका, तुलनात्मक सरकार का। ठीक है, तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया, हम जान चुके हैं कि तुलनात्मक सरकार अध्ययन क्या कहलाता है, तो हमें इतना पता लग चुका है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तुलनात्मक राजनीति पे आ जाते हैं। अब हमें पता लग गया कि तुलनात्मक सरकार क्या है, तुलनात्मक सरकार किसके ऊपर ध्यान देता है। तो तुलनात्मक सरकार किसका अध्ययन करता है, किसकी तरफ ध्यान देता है कि भाई वो औपचारिक में आता है। वो किस चीज़ का उसमें देखा गया, हमने किसका देखा कि भाई इसमें कार्यपालिका आती है, इसमें विधान पालिका आती है, इसमें न्यायपालिका आती है और प्रशासनिक अंग आते हैं, जिनके ऊपर तुलनात्मक सरकार का अध्ययन होता है, उसी पे ही वो ध्यान देता है। और एक लिखित दस्तावेज के अंतर्गत इसको लिखित रूप में दिया गया है, जो हमारे संविधान में संशोधन किया गया है, उसी के रूप में ये कार्य करते हैं, उसी रूप में इनकी कानूनी कार्यवाही की जाती है, उसी का हम अध्ययन करते हैं। और अपने देश के अध्ययन करते हुए जब हम दूसरे देशों के कानूनों को, वहाँ के विधान पालिकों को जब हम देखते हैं, उसके बीच जब हम अंतर संबंध करते हैं, तो वही हमारा तुलनात्मक सरकार अध्ययन कहलाता है, यानी कि तुलनात्मक सरकारी अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब हम तुलनात्मक राजनीति को देखते हैं।
अब तुलनात्मक राजनीति की धारणा काफ़ी विस्तृत है। अब क्या है, तुलनात्मक राजनीति पे ध्यान देंगे कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी जो धारणा है वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। जबकि तुलनात्मक सरकार क्या होती है, वो एक सीमित होती है, एक सीमित क्षेत्र में होती है, एक सीमित राज्य में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो तुलनात्मक जो राजनीति है उसकी जो धारणा है वो काफ़ी फैली यानी काफ़ी विस्तृत है। इसमें विभिन्न समाजों, समूहों और व्यक्तियों का समूचा राजनीतिक व्यवहार शामिल होता है। अब तुलनात्मक राजनीति में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि विभिन्न समाजों का, समूहों का, ठीक है, और व्यक्तियों का समूचा यानी कि पूरा का पूरा राजनीतिक व्यवहार शामिल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जैसा कि आपने देखा कि तुलनात्मक सरकार था, तुलनात्मक सरकार में क्या था कि खाली औपचारिकता के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में क्या है कि यहाँ पे अनौपचारिक चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो लिखित दस्तावेजों में नहीं दिया गया, जो संविधान में नहीं दिया गया, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कई बार क्या है कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, वही हमारा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि समूहों का, व्यक्तियों का समूचा राजनीतिक व्यवहार शामिल होता है। ठीक है, अब इसमें सभी देशों में विद्यमान राजनीति प्रणालियों का वैज्ञानिक, व्यवहारवादी और अनुभववादी विश्लेषण किया जाता है। अब ये जो हम इसका अध्ययन करते हैं तुलनात्मक राजनीति का, अब तुलनात्मक राजनीति का हम अध्ययन किस प्रकार करते हैं कि सभी देशों में जो भी विद्यमान राजनीति प्रणालियां हैं उन प्रणालियों को जो हम अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक तौर पे करते हैं। किस तौर पे करते हैं? हम वैज्ञानिक तौर पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैज्ञानिक तौर पे हमने क्या देखा कि वैज्ञानिक अनुभव लगाए, उसका पूरी तरीके से विश्लेषण किया, यानी पूरी तरीके से छानबीन किया, यानी कि पूरी तरीके से उस पर केस स्टडी करी, हमने एक रिपोर्ट तैयार करी। किस तरीके से? जिस तरीके से हम तुलनात्मक सरकार में देख रहे थे कि अपने देश का पूरी तरीके से अध्ययन करने पे कानूनी व्यवस्था को देखते हुए जब हम दूसरे देश का कानूनी व्यवस्था देख रहे थे, इसी तरीके से क्या है कि तुलनात्मक राजनीति में भी अपनी कानूनी व्यवस्था, अपने तौर तरीके को देखते हुए हम दूसरे अलग अलग देशों के भी कानूनी तौर तरीक़ों को देखते हैं। और किस रूप में देखते हैं? वैज्ञानिक रूप में देखते हैं। और वैज्ञानिक रूप क्या है इसका? एक व्यवहारवादी और अनुभववादी, यानी एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि जो उसका व्यवहारवादी, अनुभववादी है, उस अनुभववादी के तौर पर यानी एक अनुभव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम पूरी तरीके से विश्लेषण करते हैं, यानी कि उसका अध्ययन करते हैं। एक देश को तुलनात्मक राजनीति को देखते हुए हम जब दूसरे देश की तुलनात्मक राजनीति को देखते हैं, यानी कि दूसरे देश की जब हम राजनीति को देखते हैं कि वहाँ की राजनीति कैसी है, वहाँ की सत्ता किस तरीके से चल रही है और हमारे देश की सत्ता में क्या है, तो इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। और आपकी तुलनात्मक राजनीति में भी कौन कौन आता है? कार्यपालिका आती है, न्यायपालिका आती है, विधान पालिका आती है, प्रशासनिक अंग आते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो अनौपचारिक संस्था जो है, जो ठीक है, वो अनौपचारिक संस्था भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो हम उनको तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन अनौपचारिकता भी हम ध्यान में रखते हैं कि जो अनौपचारिक संस्था में आ जाती है, जिनके ऊपर क्या है कि तुलनात्मक सरकार विचार नहीं करती, उसके ऊपर कौन विचार करता है? तुलनात्मक राजनीति विचार करती है। जो चीज़ों को संविधान में ऐड नहीं किया, नहीं जोड़ा गया, संशोधन नहीं हुआ, जिस चीज़ का कार्यरत नहीं था, उस चीज़ों के ऊपर भी क्या होता है, जो तुलनात्मक राजनीति है उस चीज़ का भी अध्ययन करती है, उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि तुलनात्मक राजनीति, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी मैंने आपको बता दी कि तुलनात्मक राजनीति कैसे चलती है और तुलनात्मक सरकार क्या है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस थे वो आपको पता लग गया, तो अब हमें आसानी होगा यहाँ पे समझने में जब हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या है और तुलनात्मक सरकार क्या है। तो इन दोनों में अब हमें आराम से पता लग जाएगा कि इनके किस किस तरीके से कार्य करते हैं, किस किस तरीके से इनका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है और किस तरीके से जाना जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि तुलनात्मक सरकार का विषय तुलनात्मक राजनीति के विषय से पुराना है। अब हमें यहाँ पे क्या जानने को मिल रहा है कि जो तुलनात्मक जो सरकार है ना, उसका जो विषय है वो क्या है? पुराना है। और जो तुलनात्मक जो राजनीति है वो एक नया विषय है, यानी कि तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति से पुराना विषय है, वो पहले से चलता हुआ आ रहा है, पहले से ही प्रचलित है और पहले से ही हम ध्यान देते हुए आ रहे हैं कि भाई एक देश की जो सरकार है, ठीक है, उसका क्या काम है, ठीक है, वो किस तरीके से कार्यरत है, वो किस तरीके से भाई अपने प्रशासनिक अंगों पे ध्यान देता है, उसकी विधान पालिका की शक्ति क्या है, कार्यपालिका की शक्ति क्या है, न्याय
न्यायाधीशों यानी कि न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या हैं, किस तरीके से यहाँ पे कानूनी व्यवस्था है, उसी कानूनी व्यवस्था को देखते हुए हम दूसरे देशों की पहले कंपैरिजन करते थे। तो ये पुराना ढंग था। लेकिन यहाँ पे जब हमने राजनीति दल को देखा, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति को देखा, तो तुलनात्मक राजनीति हमें क्या देखने को मिला, एक नया ढंग देखने को मिला, एक नया तरीका मिला, एक नया नियम के साथ मिला। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो तुलनात्मक जो ये होता है ना राजनीति, तुलनात्मक राजनीति किस पे कार्यरत है, एक वैज्ञानिक तौर पे, एक अनुभव के तौर पे ये कार्य करती है। ठीक है, आगे देखिए। अब तुलनात्मक सरकार राजनीति अध्ययन का परंपरागत ढंग है। अब तुलनात्मक सरकार क्या है कि राजनीति अध्ययन का के परंपरागत ढंग है, यानी एक परंपरा के तौर पर चलती ही पहले से ही चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का एक नया ढंग है, वह स्वरूप है। अब वो क्या है कि एक नया ढंग है और जो किसके ऊपर चलती है, वैज्ञानिक तौर पे चलती है, अनुभवों के साथ, यानी वैज्ञानिक अनुभवों के तौर पर तुलनात्मक राजनीति देखने को मिलती है। लेकिन तुलनात्मक सरकार जो है वो किसके ऊपर चलती है, परंपरागत ढंग से चलती हुई आ रही है। तो इतना क्लियर होगा। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। अब जो तुलनात्मक सरकार का जो अध्ययन है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो तुलनात्मक सरकार का अध्ययन है वो आदर्शवादी है। अब क्या है कि तुलनात्मक सरकार क्या है, एक आदर्शवादी तौर पे चलती है, यानी एक अपने विचार प्रकट करती है, एक कानूनी नियम के अकॉर्डिंग चलती है, वो सबके तौर पे नहीं चलती। जिस तरीके से एक लिखित दस्तावेज यानी कि हमारे संविधान में संशोधन कर दिया गया है, उसी तरीके से वो कानूनों को, नियमों को पालन करती है, उसी तरीके से वो कार्य करती है। ठीक है, ना कि किसी के कहने के तौर पे करती है, ना तो सरकार अपने तरह से कार्य करती है, बल्कि जो भी संविधान संशोधन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, जो तुलनात्मक सरकार है वो उसी हिसाब से कार्य करती है। और इसी चीज़ को जब हम अध्ययन करते हैं दूसरे देशों से, तो वहाँ की जो तुलनात्मक सरकार है वो किस तरीके से कार्यरत है, तो वह वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे आदर्शवादी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक सरकार को आपको पता लग गया होगा कि आदर्शवादी है। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है, वो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्या है, विश्लेषणात्मक और मूल्य रहित है। अब तुलनात्मक राजनीति में क्या है कि किसी भी चीज़ के ऊपर क्या करता है, पूरी तरीके से विश्लेषण करता है, यानी कि पूरी तरीके से अध्ययन किया जाता है ना, कि जो चीज़ें भाई संविधान में नहीं दिया गया, जैसे कि चुनाव कैसे होने की, जैसे कि दबाव समूह आ जाता है, ठीक है, हित समूह आ जाता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या करता है, बल देता है। कौन बल दे रहा है, तुलनात्मक राजनीति। अब इसमें क्या है कि आपके चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया होती है, चुनाव प्रक्रिया में मतदान की प्रक्रिया क्या है, लोगों की संख्या क्या है, ठीक है, तो जो चीज़ें उसमें ऐड नहीं की गई है संविधान में, उन चीज़ों के ऊपर भी तुलनात्मक राजनीति क्या करता है, ध्यान आकर्षित करता है और उसको पूरी तरीके से विश्लेषण करता है। और हमारे भारत में, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक देश से क्या है कि दूसरे देश से तुलना की जाती है, यानी कि भिन्न भिन्न देशों से, यानी कि अलग अलग देशों से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किनकी भाई, तुलनात्मक सरकार की और तुलनात्मक राजनीति की। तो ये दोनों हम क्या देखते हैं कि ये दोनों ही, पहली बात तो ये समझ लेना कि तुलनात्मक सरकार भी और तुलनात्मक राजनीति दोनों ही एक तरीके से भिन्न है, क्योंकि इन दोनों को ही अलग अलग तरीके से आप देख रहे हो। तुलनात्मक सरकार में क्या देखा कि वो औपचारिक तौर पर चलता है, ठीक है, जो कि एक लिखित दस्तावेज संविधान में दिया गया है, उसी कानून नियमों के अकॉर्डिंग चलता है और एक सीमित क्षेत्र या राज्य में चलता है। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति है, वो तुलनात्मक राजनीति क्या है, एक नया ढंग है, ठीक है, वैज्ञानिक तौर अनुभवों पर चलता है, ठीक है, और एक किसी भी चीज़ के ऊपर क्या विश्लेषण, यानी कि पूरी तरीके से विश्लेषण करता है, पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करता है, यानी अच्छी तरीके से अध्ययन करता है भिन्न भिन्न देशों से, ठीक है, और यही तुलना करता है कि हमारे देश की जो राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति है, वो अन्य देशों की राजनीति से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि तो तुलनात्मक सरकार का अध्ययन जो था वो आदर्शवादी तौर पे होता है और तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन था वो विश्लेषणात्मक मूल्य रहित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट को। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आपका, तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र सीमित होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे मैंने क्या बोला था कि जो तुलनात्मक सरकार होता है उसका विषय क्षेत्र क्या होता है, वो सीमित होता है, यानी कि वो पूरा फैला हुआ नहीं होता, वो एक सीमित राज्य, एक सीमित क्षेत्र तक होता है। क्या होता है कि इसमें राज्य और अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन शामिल होता है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि तुलनात्मक सरकार का जो विषय क्षेत्र है वो सीमित होता है और इसमें राज्य और औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन शामिल होता है। तो आपने क्या देखा कि जहाँ पे जितना क्षेत्र है, जितने जैसे राज्य हैं, उसी अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे कार्य किया जाता है और उसी क्षेत्र के हिसाब से, उसी राज्य के हिसाब से कानून का पालन किया जाता है, उसी के हिसाब से कानून का उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है,
ठीक है, वहाँ पे सत्ता संभालने वाला होता है, वहाँ की एक सरकार होती है, वहाँ की सरकार किस प्रकार से कार्यरत है, उन्हीं चीज़ों को अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं तुलनात्मक सरकार में। और वो जो भी हम कार्यरत करते हैं, जो भी हमारा कार्य होता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होता है, एक संविधान के अकॉर्डिंग होता है, जो नियमों को पहले ही लिखित रूप में दिया गया है। कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। तो यही हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न देशों से तुलना करते हैं कि कहाँ की तुलनात्मक जो सरकार है वो किस प्रकार से अपने कार्य करती है। यानी कि भारत की जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान पालिका है, वो किस तरीके से है। और जो स्विट्जरलैंड की है, वो स्विट्जरलैंड की क्या है कि वहाँ के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका और वहाँ के प्रशासनिक जो अंग है, जो कानूनी कार्य है, वो किस तरीके से किया जाता है। तो सारे के सारे तरीके क्या हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यानी एक देश को छोड़कर भिन्न भिन्न देशों से हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, तुलनात्मक सरकार। तो आपको पता लग गया होगा कि तुलनात्मक सरकार क्या है। ठीक है, और इसमें हम औपचारिकता पे ही सिर्फ ध्यान देते हैं, जो कि जो संविधान से बाहर है, जो भी नियम बाहर है संविधान से, उन चीज़ों पे तुलनात्मक सरकार का कोई भी अध्ययन नहीं है। उसके ऊपर कोई भी संविधान से बाहर की चीज़ों पे वो कोई भी कार्य नहीं करता तुलनात्मक सरकार। इतना ध्यान रखना कि जो तुलनात्मक सरकार होता है, यानी जो सरकार है, वो संविधान से बाहर की जो चीज़ें हैं उस पर कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि जो संविधान में दिया गया है सिर्फ उसी पे कार्यरत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जबकि तुलना। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जबकि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। अब हमने क्या देखा कि जबकि, देखो मैं यहाँ पे ब्रश कर देता हूँ, अब मैं कहाँ पे बता रहा हूँ, हाँ, तो ये वाला देखो कि जबकि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक यानी विस्तृत होता है। अब आपने देखा क्या कि जो तुलनात्मक सरकार था वो एक विषय, ये क्या था, किसी क्षेत्र तक या राज्य तक ही सिर्फ सीमित था। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति है, यानी जो राजनीति है ना आपकी, वो बहुत ही फैली हुई होती है, व्यापक होती है। ठीक है, विस्तृत होती है। ठीक है, इसका जो विषय होता है वो काफ़ी फैला हुआ होता है, और इसमें सभी राजनीतिक संस्थाओं, ठीक है, इसमें क्या है कि सभी, इसमें क्या किया जाता है कि सभी राजनीतिक संरचनाओं, कार्यों को, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो आप तुलनात्मक राजनीति में क्या देख रहे हो कि सभी संरचनाओं पे, यानी कि सभी संस्थाओं पे क्या करते हो, कार्यरत होते हो, यानी कि इस पे अध्ययन करते हो कि भिन्न भिन्न देशों में देखते हो कि वहाँ की वहाँ पे तुलना करते हो कि यहाँ की राजनीति कैसी है, यहाँ की राजनीति क्या है। तो यहीं पे आप तुलनात्मक राजनीति में क्या देखते हो कि जैसे कि भाई तुलनात्मक राजनीति में, यानी कि गैर जो होते हैं ना, कि जो अनौपचारिक में भी आते हैं, जिनका संविधान में संशोधन नहीं किया गया, उसमें निर्मित नहीं किया गया, निर्माण नहीं किया गया, उन चीज़ों पे भी आप ध्यान केंद्रित करते हो। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, दबाव समूह, ठीक है, हित समूह, इन सारी चीज़ों को जो नहीं दिया गया संविधान में, उन चीज़ों के ऊपर भी क्या करता है, तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि चुनावी प्रक्रिया हो जाता है, चुनाव में क्या है, किस तरीके से जनता क्या करेगी, तो कैसे कैसे मत देने के भी अधिकार हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तौर पर विश्लेषण किया जाता है। कहाँ पे चुनावी प्रक्रिया को किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से चलाना है, क्या नियम होना चाहिए, तो उन नियमों को भी पूरी तरीके से वैज्ञानिकी तौर पर अनुभव किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या चलता है, एक वैज्ञानिक यानी कि अनुभव के रूप में तुलनात्मक राजनीति हम देखने को मिलता है हमें। तो हमने क्या करा कि भिन्न भिन्न देशों से वहाँ की राजनीति को हमने अध्ययन किया, यानी केस स्टडी करी हमने। ठीक है, और वहाँ से हमने क्या करा, तुलना करा, एक देश से दूसरे देश की राजनीति को तुलना करा। तो हमें क्या तुलना में देखने को मिला कि अनुभववादी, यानी कि अनुभव के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक एक नया तरीका तुलनात्मक राजनीति है। ठीक है, लेकिन जो तुलनात्मक सरकार है वो परंपरागत ढंग से चलता आ रहा है और एक ये पुराना विषय है। ठीक है, जो तुलनात्मक सरकार है वो एक सीमित क्षेत्र से या राज्य में होता है सिर्फ। ठीक है, लेकिन जो तुलनात्मक जो राजनीति है वो एक विस्तृत यानी फैली हुई है। ठीक है, और ये सभी संस्थाओं पे कार्य किया जाता है, जिन चीज़ों पे तुलनात्मक सरकार कार्य नहीं करती, उन चीज़ों पे भी तुलनात्मक राजनीति कार्यरत होती है और उसका भी अध्ययन करती है और विश्लेषण पूरी तरीके से करती है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है हम उसको ध्यान देते हैं, ये वाला। अब तुलनात्मक सरकार में आदर्शवाद राजनीति संस्थाओं सिद्धांत का रचना को उद्देश्य माना जाता है। अब आपने क्या देखा कि जो तुलनात्मक सरकार है उसमें क्या माना जाता है कि आदर्शवाद राजनीति संस्थाओं की सिद्धांत की रचना को उद्देश्य माना जाता है। यानी कि जो आपको एक बार, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो आपको एक बार क्या है कि जो लिखित दस्तावेज में जो कानून नियम दिए गए हैं, संशोधन किया गया है, उसी हिसाब से क्या करता है तुलनात्मक सरकार, यानी सरकार जो है वो राजनीति क्या किस पे करती है, यानी कि
कोई भी कार्य क्या करती है, किस चीज़ पे करती है, औपचारिक तौर से करती है, जो आदर्शवाद के रूप में, यानी कि जो सिद्धांत में जो रचना की जा चुकी है, यानी कि एक बार जिस चीज़ की रचना हो गई है संविधान में, उसी कानून नियमों का पालन करके क्या किया जाता है, सरकार इस पर कार्यरत होती है और सीमित होती है। तो हमने क्या देखा कि तुलनात्मक सरकार में भी यही देखा कि कहाँ के भिन्न भिन्न जगहों की देखा कि वहाँ की जो सरकार है वो किस तरीके से, उनमें हम तुलना करते हैं कि हमने जब अध्ययन किया कि भिन्न भिन्न देशों की, तो भिन्न भिन्न देशों में हमने क्या देखा कि तुलनात्मक जो सरकार थी वो किस तरीके से उनके कार्य अलग अलग थे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या एक रचना की जाती है, एक लिखित रूप में जो भी संशोधन किया जाता है संविधान में, उन्हीं संविधान में जो नियम दिए गए होते हैं, कानून बनाए गए होते हैं, कार्य बनाए गए होते हैं, किसके क्या कार्य हैं, उसी हिसाब से उसी ढंग से हम कार्यरत होते हैं जो हमारे को एक रचना में मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या हमने देखा, अब हम तुलनात्मक, अगर हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति, ठीक है, अब ये तुलनात्मक राजनीति देखेंगे। अब तुलनात्मक राजनीति में क्या है कि राजनीति के वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण को उद्देश्य माना जाता है। अब यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति में क्या देखा आपने, वैज्ञानिक तौर पे देखा कि यानी वैज्ञानिक तौर पे एक जो अनुभव होता है, उस अनुभवों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अनुभवों के अनुसार क्या करते हैं, हम एक देश से दूसरे देशों के, यानी कि भिन्न भिन्न देशों का अध्ययन करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से तुलनात्मक, यानी कि राजनीति को किस तरीके से चलाया जाता है, उसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या शामिल किए गए हैं। तो हमने क्या देखा कि हर जगह पे क्या देख रहे हैं हम कि वहाँ पे औपचारिकता को भी अपनाया जा रहा है, कि जैसे कि यहाँ पे ये नहीं है कि भाई जो मतलब कि तुलनात्मक राजनीति में ये सारी चीज़ें शामिल है, औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। तो तुलनात्मक राजनीति पे भी हम अध्ययन करते हैं कार्यपालिका का, विधान पालिका का, न्यायपालिका का, प्रशासनिक अंगों का, और उनके अलावा जो संविधान में नहीं दिया गया हम उन चीज़ों का भी पालन करते हैं, और वैज्ञानिकी तौर पे एक अनुभव के हिसाब से क्या करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं और भिन्न भिन्न देशों से तुलना करते रहते हैं। तो यही हमारा तुलनात्मक राजनीति। अब हम आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे, ठीक है। अब हमारा 5वां पॉइंट आप देखेंगे कि तुलनात्मक सरकार का अध्ययन ऐतिहासिक, दार्शनिक व कानूनी संस्थागत विधियों द्वारा किया जाता है। अब तुलनात्मक बात घुमा फिरा के वहीं पे ही आ जा रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या देखोगे, जो तुलनात्मक सरकार है ना, वो अध्ययन कैसे करती है, वो ऐतिहासिक तौर पे करती है, दार्शनिक तौर पे करती है, और कानूनी संस्थागत विधियों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो एक बार रचना हो गई, जो एक बार नियम बन चुके हैं, उन्हीं नियमों को ऊपर ही क्या करती है, सरकार कार्य करती है। और यही चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न देशों से देख रहे हैं कि भाई जिस तरीके से भारत में एक संविधान बना दिया गया, एक रचना कर दी गई, उसी रचना के हिसाब से यहाँ की सरकार कार्य करती है, और एक सीमित क्षेत्र होता है, एक राज्य होता है। तो क्या भाई वो अलग अलग देशों में भी, भिन्न भिन्न देशों में भी क्या ऐसे ही कार्य है? तो हम यही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट को यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ कहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, कहाँ की सरकार कैसी है, और कहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, यानी कि कहाँ की सरकार कैसी है और कहाँ की राजनीति कैसी है। तो अभी तक हमें क्या देखने को मिला, जो तुलनात्मक सरकार जो होती है, यानी कि जो सरकार होती है उसके क्या कार्य होते हैं और वो कार्यरत किस प्रकार से होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका तथा प्रशासनिक अंग आते हैं। और वो भी कोई अपने अनुसार कार्य नहीं करते, बल्कि उनका एक कानून, कार्य, नियम, सारी चीज़ें एक लिखित उसकी रचना की जा चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो कार्यरत होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन तुलनात्मक राजनीति वैज्ञानिक और अनुभववादी ढंगों पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो तुलनात्मक जो राजनीति है ना, जो राजनीति वो किस पे निर्भर करती है, वैज्ञानिक तौर पर, अनुभव पर, यानी अपने अनुभव के हिसाब से जिन चीज़ों को ऐड नहीं किया गया उन चीज़ों पर भी बराबर ध्यान देना, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया वगैरह, दबाव समूह, ठीक है, दबाव समूह जो हो गया, हित समूह जो हो गया, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करना एक अनुभव के अकॉर्डिंग और वैज्ञानिक अनुभवों के कारण, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इसको कान में लीड लगाकर, हेडफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के, जो भी, बट अगर आप खाली दिमाग में सुनोगे तो आपके 20 नंबर पक्के मिल जाएंगे। और यहाँ पे हेडिंग वाइज आपको बताया गया है। अगर आप पहले ही जान लेते हो कि तुलनात्मक सरकार क्या है और तुलनात्मक राजनीति क्या है, इन दोनों को अगर सही से सुन लिया तो आप अपने आप ही इन दोनों के बीच में अंतर, डिफरेंस बताना स्टार्ट कर दोगे, और आपके पूरे के पूरे 20 नंबर आराम से, 20 में से 18 तो आराम से हंस के मिल जाएंगे, 17-18 एकदम मिलेंगे, अगर आपने यहाँ से देखते हुए और ध्यान से सुन लिया तो।
चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना डाल दीजिएगा, एक 133 या 134 का। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उसकी वीडियो आपके पास लेकर आने के लिए, या फिर हिंदी वगैरह जिसकी भी क्लासेस के मतलब कि जिसके ऊपर आपको चाहिए डाउट है वो आप डाल देंगे। अगर और आप इसमें क्या करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया, और वीडियो जैसी लगी हो उसी अकॉर्डिंग आप अपना कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आप तक ना रहे, छूटे ना, तो ना छूटे इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।